हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हम लूसेंट सम्मान ज्ञान को देखेंगे। इसमें साइंस सेक्शन को ऐसे बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं लूसेंट का समान ज्ञान। और ये बायोलॉजी सेक्शन से जो ऐसे बिंदु का अध्ययन करेंगे इसमें जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और उन बिंदुओं को हम छोड़ने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा में नहीं पूछे, जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है, और उस बिंदु पे हम चर्चा करेंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से हम कम समय में कुछ अधिक बिंदुओं को हम आत्मसात करेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं जीव विज्ञान के इस पेज पे जो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट्स है वो हो सकते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। इन शाखाओं को क्या कहते हैं, किस शाखा को किसका अध्ययन किया जाता है और किस अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सारोलॉजी छिपकली का अध्ययन, सिल्वीकल्चर निकास्ट पेड़ यानी तने वाले पेड़ का अध्ययन। तो इस चैप्टर में ये बिंदु महत्वपूर्ण थे। अब हम इस पेज पे देखेंगे कवक कोशिका जो है वो काइटिन नमक शर्करा से बना होता है। कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव होते हैं, वो 4 प्रकार के तत्वों से बने होते हैं। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव का 99% हिस्सा 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये तत्व ऑक्सीजन की मात्रा उसमें 46% होती है, कार्बन का 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। प्रोटोप्लाज्म का 80% भाग लगभग पानी से बना होता है, और इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अनुपात 81 और 19 होता है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें कोशिका के बारे में बताया गया है, और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका दंत कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे हैं। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडिन और स्वान ने किया था। इसके बाद जो इस पेज पे हम देखेंगे राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड नमक प्रोटीन और अम्ल से बना होता है। इस कारण राइबोस को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाने वाला एक भाग है, और इसमें ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा का संग्रहण होता है।
इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी कोशिकाएं का एक सेल है जिसे हम लोग यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और इस कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। अगर हम इस पेज की बात करें तो इसमें लवक यानी कि प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। उनके नाम हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, वर्नीप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है और यह कोशिका का रसोई कहलाता है। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, इसमें पौधों के कुछ हिस्सों में इसके कारण भोज्य पदार्थों का संग्रहण होता है। वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, ये उनमें रंग बनाने का कार्य करते हैं, जैसे लाइकोपेन टमाटर के रंग बनने में मदद करता है, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन और पत्तियों का पीलापन जो कैरोटीन के कारण बनता है। इसके बाद न्यूक्लियस प्रोटीन और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो अलग अलग जातियों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। क्रोमोसोम के कारण ही लिंग का निर्धारण होता है और वंशानुगुण जो होता है जेनेटिक्स, इसी के कारण बनते हैं और एक जाति से दूसरी जाति में स्थानांतरित होते हैं। तो गुणसूत्र अलग अलग जातियों में अलग अलग होते हैं उनकी संख्या। जैसे मानव में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, 23 जोड़ा होता है, यानी कुल मिला के 46। चिंपांजी में 24 जोड़े होते हैं, बंदर में 21 जोड़े होते हैं। इस प्रकार कुल 42 क्रोमोसोम होते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कुछ और जातियों में उनके गुणसूत्र की संख्या। जैसे एस्केरिसिस में कुल गुणसूत्र की संख्या 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेंढक में 26, नींबू में 18 और 36 हो सकते हैं, बिल्ली में 38, चूहा में 40, गेहूं में 42, खरगोश में 44, मनुष्य में कुल क्रोमोसोम की संख्या 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तम्बाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80। इस प्रकार से और एक जाति और है जो टेरिडोकाइट्स, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1300 से 1600 होता है। तो इसमें आप याद रख सकते हैं सबसे अधिक टेरिडोकाइट्स इसमें 1300 से 1600 और इसके बाद सबसे अधिक क्रोमोसोम की संख्या कबूतर में होती है, यानी कि 80। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार
यानी बेस पाए जाते हैं, जिसे एडेनिन ए से सूचित करते हैं, गुआनिन जी से, थायमिन टी से और साइटोकिनिन ये डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। और इसमें दो मिलकर बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं, यानी कि प्रोटीन बनाते हैं या उन्हें बनने में, मिलकर बनने में मदद करते हैं। डीएनए और आरएनए। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसमें अभी आपने देखा कि 4 प्रकार के तत्व एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसमें थायमिन के स्थान पर यूरिसिल काम करते हैं। कोशिका विभाजन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। आसूत्री विभाजन जिनमें होता है वह है जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा और प्रोटीन। समसूत्री विभाजन जंतु कोशिका में होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगर हम इस पेज की बात करें तो इसमें आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स की बात की गई है। और ये जेनेटिक्स क्या है कि किसी भी जीव में उसके गुणों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र उसके जीन के कारण होता है। और इस पेज में हम देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां जो है वंशानुगत होता है, यानी कि जेनेटिक्स होता है जीन के कारण। अगर उनके माता पिता में कोई बीमारी है तो उनके बच्चों में भी वो बीमारी स्थानांतरित हो जाती है, यानी ट्रांसफ़र हो जाती है, और ये होता है जीन के कारण। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि वंशानुगत है, यानी कि जेनेटिक्स है। उनका नाम है रंग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपर ट्राइकोसिस आदि ऐसी बीमारियां हैं जो कि जेनिक जीन के कारण होती है। वंशानुगत बीमारी इन्हें कहते हैं। एक बार हम इसे पुनः दोहराएंगे। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपर ट्राइकोसिस वंशानुगत बीमारियां हैं। मानव के शरीर में अमीनो एसिड 20 प्रकार के पाए जाते हैं।
मानव में अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिगेल ऑर्गन भी पाए जाते हैं। ये ऐसे ऑर्गन हैं जो जिनकी उपयुक्तता कम हो जाने के कारण विलुप्त हो जाते हैं। और अभी तक मानव में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, यानी ऐसे अंग जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन को टोंटोलॉजी कहते हैं। ये टोंटोलॉजी उस अध्ययन को कहते हैं जिसमें उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे लक्षण जो हम अपने विकास के क्रम में अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं। अगर हम इस पेज की बात करें तो इसमें जो पढ़ने योग्य बिंदु है वो है फाइकोलॉजी, सवालों के अध्ययन को कहते हैं। बहुत सारे सवाल अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल होते हैं और कुछ सवाल हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक। तो लाभदायक कवकों में जो भोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं वो हैं फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक। और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका इस्तेमाल आयोडीन बनाने में होता है। उनके नाम हैं लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया। और कुछ शैवाल से खाद बनाते हैं जो नॉस्टॉक, अनाबीना, केल्प। ये लाभकारी शैवाल हैं, इनका इस्तेमाल हम अपने लाभ के लिए करते हैं। एक बार पुनः हम इसका दोहराएंगे। भोजन के इस्तेमाल होने वाले शैवाल फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक। आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया। खाद के इस्तेमाल में नॉस्टॉक, एनाबीना, केल्प। जो वैज्ञानिक औषधि बनाने में जो शैवाल उपयोग होता है वो है क्लोरेला और लेमिनेरिया। इसका इस्तेमाल हम दवा बनाने में करते हैं, जबकि क्लोरेला का इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम इस पेज पे कवक से होने वाले कुछ बीमारियों के नाम देखेंगे, जैसे दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद। ये सब बीमारियाँ कवक से होती है। यानी हम कह सकते हैं कि कवक से होने वाली बीमारी दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद है। कवक में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रहित होता है। कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, इसे हम याद रखना चाहिए। लुई पाश्चर ने रेबीज़ का टीका की खोज की और दूध के पाश्चराइजेशन को ज्ञात किया, यानी खोज की। रेबीज़ का टीके की खोज लुई पाश्चर ने और दूध का पाश्चराइजेशन भी लुई पाश्चर ने किया है। अगर हम इस पेज की बात करें तो इसमें एक बिंदु है, वो है राइबोजियम। राइजोबियम जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन में मदद करता है। इसी तरीके से एनाबीना भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी कि नाइट्रिफिकेशन। और पाश्चराइजेशन में तापमान का जो इस्तेमाल होता है वो है 62.8 डिग्री पर गर्म किया जाता है। 62.8 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। और दूसरे में
71.60 डिग्री पर 15 सेकंड तक गर्म करके हम दूध का पश्चराइजेशन करते हैं। कोल्ड स्टोरेज में जो न्यूनतम तापमान का इस्तेमाल होता है वो है -10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम इस पेज की बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हम कह सकते हैं वो है टेनिन। टेनिन का इस्तेमाल चमड़ा और स्याही बनाने में किया जाता है। रेजिन का इस्तेमाल पॉलिश पेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी कुछ बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो दूसरे परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं और हम बात कर रहे हैं बीपीएससी की परीक्षा के लिहाज से पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को या फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं को या फिर ऐसे बिंदु जिसको हम छोड़ सकते हैं और जिसे हमें जानना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि पौधों में किस हिस्से को क्या कहते हैं। जैसे गाजर के आकार को हम शंकु आकार कहते हैं, शलजम और चुकंदर के आकार को कुंभी रूप कहते हैं, मूली के आकार को तरकू रूप कहते हैं। इसी प्रकार आलू को कंद के रूप में बदलता है, केसर और बांडा धनकंद कहलाता है, प्याज सलकंद कहलाता है, हल्दी और अदरक परकंद कहलाता है। इसे एक बार फिर हम दोहराएंगे। गाजर को शंकु आकार होता है, शलजम और चुकंदर कुंभी आकार होता है, मूली तरकू रूपी आकार होता है और आलू कंद कहलाता है, कंद के रूप में होता है। बांडा और केसर धनकंद, प्याज सलकंद और हल्दी अदरक और कंद कहलाते हैं। अगर इस पेज की बात करें तो इसमें फलों के कौन सा भाग खाने योग्य होता है और उन्हें क्या कहते हैं। जैसे इसमें हम कुछ को देख सकते हैं। सेब का पुष्पन भाग का इस्तेमाल खाने योग्य होता है, नाशपाती में पुष्पन होता है, आम का खाने वाला भाग मध्य फलवित्ती कहलाता है, अंगूर फलवित्ती और बीजांडासन होता है, पपीता में फलवित्ती होता है, टमाटर में फलवित्ती और बीजांडन वाला भाग खाने योग्य होता है। यानी कि जो टमाटर होता है वो बीजांडासन और फलवित्ती होता है। क्लोरोफिल ये पत्तियों में हरे रंग उत्पन्न करने में मदद करता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरिटोन और जैंथोफिल ये प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। क्लोरोफिल सबसे अधिक बैंगनी लाल रंग में अधिक होता है और सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। क्लोरोफिल की क्रिया सबसे कम बैंगनी में और सबसे अधिक लाल रंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण बैंगनी, नीला और लाल रंग में होते हैं। ऑक्सिन एक प्रकार का पौधे के वृद्धि हार्मोन है।
एब्सिसिक एसिड भी वृद्धि हार्मोन होता है, ये पत्तियों के अलगाव में मदद करता है। एथिलीन पुष्पों की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। तो इस प्रकार हमने देखा ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन है, एब्सेसिकम वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी कि वृद्धि को रोकने में मदद करता है। एथिलीन पुष्पों की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। इस पेज पे देखें तो इसमें कोई ख़ास बातें नहीं हैं। अगर हम इसमें देखें तो कॉफ़ी में हमें कैफ़ीन पाया जाता है, जबकि कोक में थियोब्रोमीन और कैफ़ीन दोनों पाए जाते हैं। अफ़ीम में मोपिन और सेमोनिफेरम पाए जाते हैं। एक बार इसे पुनः हम दोहराएंगे। कॉफ़ी में कैफ़ीन पाए जाते हैं, कोक में थियोब्रोमीन और कैफ़ीन दोनों पाए जाते हैं, अफ़ीम में मोपिन पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ तक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम यहाँ पे इसे रोकना चाहेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में आगे वाले चैप्टर से महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। तो यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं।